नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंत कुशवाहा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत बेहतरीन प्रश्न। ऐसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही, और ऐसे प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई माध्यमों का चुनाव करके लिए जाते हैं, जिससे आपके एग्जाम में प्रॉपर क्वेश्चन फंस सके। इस उद्देश्य के साथ ही इस वीडियो का निर्माण किया जा रहा है। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे टीजीटी का एग्जाम देने वाले मित्रों के लिए, पीजीटी का एग्जाम देने वालों मित्रों के लिए, ईएलटी का एग्जाम देने वालों के मित्रों, केवीएस, एनबीएस, जेएसएसबी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने वाले मित्रों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। बीपीएससी के मित्रों के लिए होने वाला है। जो मित्र जैसे कि आप सब जानते हैं, उत्तराखंड में ईएलटी की वैकेंसी निकल चुकी है। तो जो मित्र हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो आज ही हमारे बैच को लें। हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। क्रिएट अकाउंट करके नया अकाउंट बनाएं। हमारे जो बैचेस हैं वो 799 है, 1199 है और 1099 है। और इसके अलावा हमारा जो प्रैक्टिस बैच जरूर लीजिएगा, ओनली 499 है। आप मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप से इस टेस्ट को कहीं भी दे सकते हैं और वो आपको तुरंत स्कोर भी बताएगा। चैप्टर वाइज टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, मिक्स टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, सारे के सारे। तो आज ही टेस्ट को लीजिए। ये कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें सारी थ्योरी क्लासेस, सारी एमसीक्यू क्लासेस, इसके अलावा आपको एक नोट्स की लाइब्रेरी भी मिलेगी। लाइब्रेरी भी अवेलेबल रहेगी जिसमें 1500 पीडीएफ अवेलेबल है। बुक्स का अवेलेबल पीडीएफ है, आपके नोट्स का पीडीएफ अवेलेबल है। इसके अलावा रात में डिस्कशन करते हैं वो अवेलेबल रहेगा। आपको सारी थ्योरी क्लासेस, एमसीक्यू क्लासेस सब अवेलेबल रहेंगी। अभी तक 300 प्लस मित्र ऐसे हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनबीएस आदि में सिलेक्ट हुए हैं। सबका डिस्क्रिप्शन हमारे यूट्यूब पर पड़ा रहता है। आज ही जुड़े, मैं वादा करता हूं आपका भी चयन निश्चित होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आपको बेहतर होगा कि आप हमें कॉल करें अपनी जानकारी के लिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, विद इन ए जीन रिकॉन इज ए यूनिट ऑफ। कहता है एक जीन के अंदर रिकॉन किसकी इकाई के रूप में है? देखिए, जब रिकॉन शब्द आया है ये बना हुआ रिकॉम्बिनेशन से, रिकॉम्बिनेशन से बना हुआ है और पुनर्संयोजन से। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा, रिकॉम्बिनेशन। फंक्शन यूनिट, फंक्शन की इकाई क्या था? इसको बोलते हैं सिस्ट्रॉन। अगर कहीं लिखा है सिस्ट्रॉन किसकी इकाई होता है तो वो होता है फंक्शन, क्रिया की। अगर पूछ दे म्यूटॉन किसकी इकाई होती है तो इसको बोलते हैं म्यूटॉन। ध्यान रखिएगा, तीन शब्द आते हैं, सिस्टॉन, रिकॉन और म्यूटॉन। इनका हमने मतलब बता दिया किसका मतलब क्या होता है। तो चूंकि यहाँ रिकॉन पूछा था तो हमने ऑप्शन क्या लिया? रिकॉन में रिकॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन इसको सही किया, बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A double standard DNA has 18% cytosine. The percentage of other base pair will be। हम एक डीएनए फटाफट बना लेते हैं और आप सब जानते हैं डीएनए में साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ा रहता है और एडनिन हरदम थाइमिन के साथ जुड़ा रहता है। तो चूंकि यहाँ 100%, एक धागे में 50% हमारे बेस पेयर होंगे और एक धागे में 50% होंगे। यही तो है, मतलब टोटल जो है वो हमारा 100% है। अब यहाँ उसने दिया साइटोसिन 18% है, तो जितनी संख्या साइटोसिन की होगी उतनी ही ग्वानिन की होगी। तो ग्वानिन की भी 18% होगी। दोनों को जोड़ देंगे तो 18 दूनी कितना हुआ? 36। यानी हमारा 36% ग्वानिन और साइटोसिन है। हम अगर 100% में निकालते हैं तो 36 को अगर माइनस कर देंगे तो 64% अभी हमारा शेष बचा है। 64% में एडनिन और थाइमिन होंगे। तो मतलब 64% में आधे एडनिन होंगे, आधे थाइमिन। तो 64 का अगर आधा करेंगे तो 32 आएगा। 32% एडनिन होंगे और 32% हमारे थाइमिन होंगे। तो देखिए, एडनिन 32% होंगे, थाइमिन 32% होंगे और ग्वानिन हमारा कितना निकला था? 18%। तो ग्वानिन 18% होगा। इस हिसाब से ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्या सही है? ऑप्शन सी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फ्रॉम द डीएनए इज द सेल्स। इस डीएनए में मतलब जो डीएनए होता है वो कोशिका में सबसे कॉमन क्या होता है? तो देखिए, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था, ये वाला जो मॉडल दिया था डबल हेलिक्स वाला, ये किसने दिया था? तो ये दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। किसने दिया था?
वाटसन और क्रिक ने दिया था। उन्होंने किसका मॉडल दिया था? तो उन्होंने बी डीएनए का मॉडल दिया था, जो कि मोस्ट कॉमन है। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा। और अंतर क्या है? डीएनए एक्चुअली में 5 प्रकार के हम लोगों को पढ़ने को मिलते हैं। डीएनए ए, बी, सी, डी और जेड, ये डीएनए हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो हम आपको बता दें कि जो जो बी डीएनए होता है वो राइट हैंडेड होता है। कैसा होता है? राइट हैंडेड। जो बी डीएनए होता है वो भी राइट हैंडेड होता है, और सी डीएनए भी राइट हैंडेड होता है, मगर जो जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि इनमें से लेफ्ट हैंडेड डीएनए कौन है? मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, यानी दाईं ओर ना मतलब दाहिनी ओर घुमा रहता है। सब कैसे घूमे रहता है? राइट मतलब दाईं ओर, और लेफ्ट का मतलब क्या होता है? बाईं ओर। सब मतलब ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। और ये कैसे चलता है? उल्टा, घड़ी की विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे, मगर ये कैसे चलता है? ऐसे, इसका घुमाव ऐसे होता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ बेस पेयर भी पूछ देते हैं। तो ए में जो बेस पेयर की संख्या होती है वो कितनी होती है? तो ए में जो बेस पेयर की संख्या होती है वो 11 एक घुमाव में होती है। यहाँ 10 होती है, यहाँ 9.33 होती है, और यहाँ 12 होती है। अगर इकाई की बात करें तो ये डाइमर होता है। डाइमर यानी डाई न्यूक्लियोटाइड इसकी इकाई होती है, और सबकी मोनोन्यूक्लियोटाइड इकाई होती है। अगर पूछेगा सबसे पतला डीएनए कौन सा होता है, तो सबसे थिनेस्ट अगर थिनेस्ट डीएनए पूछेगा तो थिनेस्ट डीएनए जेड डीएनए सबसे पतला होता है। अगर आपसे पूछे सबसे वाइडेस्ट का मतलब चौड़ा डीएनए कौन सा होता है, तो हमारा ए डीएनए जो होता है वो सबसे वाइडेस्ट या चौड़ा डीएनए होता है। तो ये था हमारा, चूंकि जो पूछा है सबसे कॉमन वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डिपेंड ऑन। कोशिका विभाजन में तंतु निर्माण नियंत्रित करते हैं। देखिएगा, जब आप कोशिका विभाजन होता है तो अपोजिट पोल से, सेंट्रियोल से कुछ स्पिंडल फाइबर इस तरह से निकलते हैं। तो ये तंतु निर्माण नियंत्रित किसके द्वारा होते हैं? कैल्शियम के द्वारा। किसके द्वारा होते हैं? कैल्शियम के द्वारा नियंत्रित होते हैं। तो हम ऑप्शन क्या सही करेंगे? ऑप्शन बी को 26 में हम ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पे चलते हैं। एक्चुअली में ये वीडियो आधा हमने शूट कर डाला, ये माइक हमने लगाया नहीं, समझिएगा मजबूरी। माइक लगाया नहीं, पता लगा माइक रखा है वहां। अब जब हमने आधा वीडियो शूट कर डाला तब हमें याद आया ना, सल्लू माइक तो है नहीं। गुस्सा बहुत लगी। आप आधा घंटे क्लास ले लो और पता लगे वो क्लास आप तक डिलीवर्ड ही नहीं हो रही है, उसमें वॉइस ही नहीं है, तो आपको झुलझुलाहट और गुस्सा भी आएगा। गुस्सा इसलिए आएगा कि मतलब मैंने पूरी मेहनत कर डाली, पूरा डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो आज ऐसा 3 बार हुआ है हमारे साथ। एक बार माइक नहीं लगा था, एक बार चाय पीने के लिए हम बीच में उठे तो माइक निकाल के रख दिया, दोबारा में माइक का सॉकेट लगाना भूल गया। तो कम से कम मेरा आज लगभग 40 से 45 मिनट इस पे गया। तो गुस्सा भी लग रही, मगर हमने कहा वीडियो शूट तो कर ही दे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? Which of the following organelles is derived from the DNA that is capable of duplication? कहता है ऐसा कौन सा है जिसमें डीएनए का अभाव होता है? डीएनए का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है, लेकिन वह विभाजन करता है। तो देखिए, प्लाज्मिड में आप सब जानते हैं, डीएनए लीडर वर्ग ने दिया था ना, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया होता है उसे प्लाज्मिड कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आप सब जानते हैं सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस तो डीएनए का भंडार ही होता है, मेन डीएनए तो न्यूक्लियस में पाया जाता है। सेंट्रियोल क्या होता है? लैक द न्यूक्लियस, लैक द न्यूक्लियस, अर्थात केंद्रक नहीं मतलब सॉरी, लैक द डीएनए, डीएनए नहीं पाया जाता है, लेकिन सेंट्रियोल डिवाइड करता है, विभाजित होता है। आप सब देखे होंगे जो कोशिका होती है, कोशिका में जब सेंट्रियोल क्या होता है, 1 से 2 बनता है और अलग अलग पोल की ओर जाता है। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। मीजोसोम्स आर नॉट एसोसिएटेड विद। मीजोसोम पहले तो ये देख लेते हैं पाया किस में जाता है, तो हमें प्राय ये बैक्टीरिया में देखने को मिलता है। अगर एक चित्र बैक्टीरिया का बना ले रफली, तो इस तरह से कुछ फिंगर के नुमा संरचना ये देखने को मिलती है, और ये तो इसको हम मीजोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? मीजोसोम के नाम से जानते हैं। ये जो मीजोसोम है ये करता क्या है? तो ये भाई देखिए, मीजोसोम
तो ये माना जाता है कि ये मुख्यतः रेस्पिरेशन का कार्य करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के समजात होता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया सेल कैसी है, प्रोकैरियोट्स है, कैसी है, प्रोकैरियोट्स है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के समझाते हैं। इसका कार्य एक और होता है, सेल वॉल के निर्माण में मदद करता है, डीएनए रेप्लिकेशन मदद करता है, रेस्पिरेशन में, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद नहीं करता। उसने कहा है नॉट एसोसिएटेड, किससे संबंधित नहीं है। तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन भाग लेता है, तो आप सब जानते हैं राइबोसोम भाग लेते हैं। कौन से राइबोसोम इसमें होते हैं, 70s प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। किसमें, बैक्टीरिया में। क्योंकि मीजोसोम पूछा इसलिए 70s लगाया, नहीं तो दो प्रकार के राइबोसोम आपने पढ़े होंगे, 70s और 80s। तो ऑप्शन बी को सही करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म आर सेपरेटेड बाय, तो कोशिका, फटाफट एक छोटी सी कोशिका प्लांट सेल्स को ड्रा कर लेते हैं। एक सेकेंड का समय लगेगा बिल्कुल। चलिए, और ये हमने बना दिया, ये बन गया हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। और न्यूक्लियस में ये हमारा बन गया न्यूक्लियोप्लाज्म। दूसरा कलर ले लेते हैं, मान लेते हैं ये ले लेते हैं। तो ये हमारा जो वायलेट कलर का लिक्विड भरा है, ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में ये वाली मेम्ब्रेन है, ये जो दिख रही है ये मेम्ब्रेन, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। कैसी होती है, डबल, दो भित्ति वाली। हमने देखिए ऐसे बनाया ना, ये ऐसे बनाया, आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गई इनर। तो दो मेम्ब्रेन बनाई। तो ये कैसी, टू लेयर्ड मेम्ब्रेन के द्वारा अलग रहता है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, तो जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो दिया नहीं, टू लेयर दिया, तो वही सही कर देंगे। और बकाया ऑप्शन क्यों नहीं सही होंगे, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सिंगल लेयर दिया तो ये तो गलत है, 3 लेयर दिया, मल्टी लेयर दिया, नन ऑफ एबव, सब गलत है। 2 लेयर्ड है, और वो कौन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज फाउंड इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स तो आप सब जानते हैं, किसने खोजा था, कैमली, सॉरी सी बनेगा, कैमली गोल्जी ने। किसने डिस्कवर किया था, कैमली गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था। कहते हैं किसमें पाया जाता, तो आप सब जानते हैं कि ये पाया यूकैरियोट्स में देखने को मिलती हैं, मगर ये आरबीसी और प्रोकैरियोट्स में, ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो अब देख लेते हैं, ऑल सेल ऑफ द एक्सेप्ट आरबीसी, ऑल सेल्स में तो प्रोकैरियोट्स आएगा, तो ये तो गलत है। इन ऑल द यूकैरियोटिक, तो आरबीसी तो यूकैरियोटिक सेल्स होती है, मगर उसमें नहीं पाया जाता है, गलत है। ऑल द सेल्स, एक्सेप्शनल केस है, प्रोकैरियोटिक और आरबीसी, ऑप्शन सी सही होंगे। ये प्रोकैरियोट्स और आरबीसी को छोड़कर लगभग सभी सेल्स में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है द प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इन एम्फियोक्सस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, निम्नलिखित में किसके कारण मेंढक का गैस्ट्रुलेशन एम्फियोक्सस के गैस्ट्रुलेशन से अधिक उलझा होता है। इसमें देखो माइक्रोमियर और माइक्रोमियर दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ ये किसके कारण होता है, पैसिव माइक्रोमियर या पैसिव माइक्रोमियर, पैसिव मीजोमियर, किसके कारण ऐसा होता है। तो अगर 31st को बोलेंगे तो ये पैसिव माइक्रोमियर के कारण होती है, माइक्रोमियर के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अर्ली जालेस वर्टिब्रेट्स, कहता है जो जालेस, अर्ली जालेस का मतलब होता है जबड़ा विहीन, और जो वर्टिब्रेट्स है वो क्या है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम इसकी बात करें तो अगर हम डिवीजन, दो प्रकार, एग्नाथा और गैंथोस्टोमेटा, दो बांटे गए, एग्नाथा और दूसरा गैंथोस्टोमेटा। एग्नाथा का एक का मतलब क्या था, एक का मतलब था एब्सेंट, ग्नाथा का मतलब क्या था, जॉ,
जिनमें जान नहीं पाई जाती वो सब एग्नाथा के अंतर्गत रखे गए। एग्नाथा में और ध्यान रखिएगा, एग्नाथा में और क्या क्या था, ये जबड़े का इनमें अभाव था, वही जो भी हम बताएं, जबड़े का अभाव यानी जॉलेस थे। और क्या थे, पेयर्ड लिम्ब थे, इनमें जो लिम्ब थे वो पेयर्ड थे, पेयर्ड लिम्ब थे, जोड़े में इनमें लिम्ब पाए जाते थे। और जो वर्टिब्री है वो अनडेवलप थी, वर्टी जो ब्री थी वो अनडेवलप थी, अनडेवलप थी, ध्यान रखिएगा। इनको दो क्लासों में बांटा गया, इनके दो क्लास है, थोड़ा ऊपर कर ले, हाँ दो क्लास है। एक है ओस्ट्रैकोडर्म, ओस्ट्रैकोडर्म, सॉरी ऑस्ट्रैकोडर्म, और दूसरा क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, दो क्लास है। जो ये ऑस्ट्रैकोडर्म है इसके सारे जीव विलुप्त हो चुके हैं, इस समय नहीं है, सारे जीव विलुप्त हैं। साइक्लोस्टोमेटा में क्या आता है तो आप सब जानते हैं, पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन आदि आती है, मिक्सिन आदि आती है। तो ऑस्ट्रैकोडर्म यहाँ कहीं दिया है, ये ऑस्ट्रैकोडर्म। तो जो एग्नाथा है वो ऑस्ट्रैकोडर्म है। ये किसके भाग हैं तो ये डिवीजन एग्नाथा के दो क्लास हैं, ऑस्ट्रैकोडर्म और साइक्लोस्टोमेटा। ऑस्ट्रैकोडर्म विलुप्त हो चुका है, वो चूंकि दिया है, हमने बता दिया। अगर हम बात करेंगे गैंथोस्टोमेटा को, तो गैंथोस्टोमेटा को भी दो भागों में बांटा गया, एक बांटा गया है प्लेकोडर्म, जो कि ये दिया है नंबर ए पर, ये क्या है, जबड़े वाला है प्लेकोडर्म, और दूसरा क्या दिया गया है, कॉन्ड्रिक्थीज, थीज, कॉन्ड्रिक्थीज। प्लेकोडर्म में क्या आते हैं, ये विलुप्त हो चुके हैं, ये कैसे हो चुके हैं, ये भी विलुप्त हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ये कैसे हो चुके हैं, विलुप्त। और ये इनका डिवोनियन और पर्मियन में इनका निर्माण हुआ था, डिवोनियन और पर्मियन में, पर्मियन में निर्माण हुआ था। बॉडी में क्या था, इनकी बॉडी पर कवच पाया जा रहा था, बॉडी पर कवच पाया जा रहा था, ध्यान रखिएगा। इनको कैसा, कवचित मछली कहा जा रहा था, ऐसी मछली जिनके ऊपर कवच पाया जा रहा था। इसका एग्जाम्पल क्या है जो हम लोग पढ़ते हैं, क्लीमाइटिस, क्लेमाइटियस, इसका एग्जांपल है क्लेमाइटियस। और जबकि कॉन्ड्रिक्थीज में क्या है, कॉन्ड्रिक्थीज में सार्क वगैरह आती है, कौन आता है, सार्क है। स्केलियोडॉन आपने पढ़ा होगा बीएससी में, स्केलियोडॉन मछली आपके जो इसके सिलेबस में भी है, पीजीटी टीजीटी में स्केलियोडॉन, आप थ्योरी क्लास जब पर पढ़ेंगे तो वहां स्केलियोडॉन और फिशीज में आपको सब पढ़ाया गया। यूरोकार्डेटा तो आप सब जानते हैं, यूरो का हर्डमानिया आता है। हेमिकॉर्डेटा में क्या आता है, हेमिकॉर्डेटा में, देखो दिमाग से निकल गया, हेमिकॉर्डेटा में हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं, बस गायब हो गया दिमाग से, ईल शेप्ड होता है, अब नाम नहीं याद आ रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग से एकदम आपके दिमाग में होता है और वो याद नहीं आता है। हेमिकॉर्डेटा, ब्लैनो ग्लासेस, याद आ गया, क्या था, ब्लैनो ग्लासेस। हम लोग ब्लैनो ग्लासेस पढ़ते हैं ना, नॉन कॉर्डेट्स का सबसे पीछे वाला चैप्टर ब्लैनो ग्लासेस, वो हेमिकॉर्डेट्स में आता है। सेफेलोकॉर्डेट में कौन सा आता है, एम्फियोक्सस, जो हम लोगों के सिलेबस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्विफ्ट लोकोमोशन इन सेपिया एंड ऑक्टोपस इज अफेक्टेड बाय, सीपिया और ऑक्टोपस में तेज गति प्रभावित होती है किसके कारण, तो यह सब हम आपको बता दें, वाटर इन जेट एक्सप्लेड थ्रू द साइफन, ये तेज साइफन के द्वारा जल को छोड़ते हैं, उसी से ये मूवमेंट करते हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्थ जुवेनिल स्टेज ऑफ स्केरीज इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द होस्ट। देखिएगा जो इसकी जुवेनिल स्टेज होती है, फोर स्टेज होती है, फोर मॉल्टिंग होती है। फोर्थ जुवेनिल स्टेज ऑफ एस्केरीज इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द होस्ट। चौथी जो जुवेनिल स्टेज होती है, जुवेनाइल स्टेज होती है एस्केरीज, इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द होस्ट। चौथी वाली स्टेज किस में पाई जाती है,
तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं लंग्स दिया है और कहीं कहीं इंटेस्टाइन दिया है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। हमारे हिसाब से तो इसका सही आंसर इंटेस्टाइन है, और कहीं कहीं लंग्स भी दिया है। तो इस पे थोड़ा बार एक बार बुक पे आप सर्च करके ही बताइएगा कि जुवेनिल स्टेज कहाँ कहाँ पाई जाती है। एक्चुअली में जो 4 मॉल्टिंग होती है, 4 मॉल्टिंग की बात करें तो पहली जो मॉल्टिंग होती है वो सॉइल में होती है, दूसरी और तीसरी जो मॉल्टिंग होती है वो लंग्स में होती है, और जो चौथी मॉल्टिंग होती है वो इंटेस्टाइन में होती है, इंटेस्टाइन में होती है। ये है इसका। तो हमारे हिसाब से तो इंटेस्टाइन सही है, मगर कहीं कहीं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं कहीं दिए रहते हैं तो वहां लंग्स कहता है। तो एक बार इसको एक बार आप भी क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जहां हमें एक से अधिक आंसर मिलते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूं कि आपसे भी कहूं तो आप भी किताबों में एक बार देखिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not a part of female reproductive tract of टीनिया। टीनिया सोलियम का रिप्रोडक्टिव पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? तो अगर टीनिया सोलियम के रिप्रोडक्टिव का चित्र बनाएंगे तो एक सिंपल सा फटाफट चित्र एक बना ले। ये इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का है। ये इसकी 2 ओवरी होती हैं, ये इसकी ओवरी है, ये इसका यूट्राई है, यूट्राई है। ये जो पतला वाला हिस्सा है ये ओवी डक्ट है, ओवी डक्ट है, और ये वेजाइना है, और ये फीमेल जी जिनाइटल पोर है ये। तो देखिए सारी ऊ टाइप हो गया, यूट्रस हो गया, वेजाइना, ये सब पाई जाती, सीधा सैक नहीं देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी है जो टीनिया के मादा जन्नांग में देखने को नहीं मिलता, सीधा सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउचेरिया काजेज द, बाउचेरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो एलिफेंटेसिस कह दिया, बिल्कुल, जिसे हम एलिफेंटेसिस या इसे हम पील पांव के नाम से जानते हैं या हाथी पांव के नाम से जानते हैं। डिसेंट्री किससे होता है? तो ये प्राय अमीबा से होता है, ध्यान रखिएगा। पीलिया किससे होता है? ये वायरस से भी होता है, पीलिया बैक्टीरिया से भी होता है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही? एलिफेंटेसिस। वेक्टर एलिफेंटेसिस डिजीजेस, एलिफेंटेसिस का वेक्टर एक्चुअली में इसका जो पैथोजन होता है वो होता है बाउचेरिया ब्रैंकोफेटाई, जो कि ऊपर दिया है। इसका फैलता किससे? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो से, या प्लाज्मोडियम से। तो ये प्राय फैलता किससे है? तो ये फैलता है इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्किटो से। देखिए क्यूलेक्स मॉस्किटो दिया, इन्फेक्टेड दिया, तो हम इन्फेक्टेड को लगाएंगे। यहाँ क्वेश्चन आपको चारों ऑप्शन जरूर पढ़ लिया करिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा ऑप्शन में भी गेम कर देते हैं, ऑप्शन में भी गेम कर देते हैं, तो हमें चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए। तो देखिएगा अगर नॉर्मली हमसे कोई कहता तो हम ये टिक लगा के आगे बढ़ जाते ओवर कॉन्फिडेंस में। जब हमने चारों ऑप्शन देखे तो यहाँ क्यूलेक्स मॉस्किटो तो लिखा है, एक शब्द उसने लगा दिया इन्फेक्टेड, तो इन्फेक्टेड तो फैलाएगा, नॉर्मल जो इन्फेक्टेड नहीं वो क्या फैलाएगा? तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामाइलम बॉडीज आर, पैरामाइलम अंग है, रिजर्व फूड इन यूग्लिना, बेसल ग्रेन्यूला फ्लैजिला, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ प्लाज्मोडियम, माइक्रो न्यूक्ली न्यूक्ली इन कंजुगेटेड पैरामीशियम, नन ऑफ एबव। तो ये जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है यूग्लिना का जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो पैरामाइलम बॉडीज होता है। ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, which among the following protozoa is not an example of endoparacyte। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटोजोआ अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है? इनमें अंतः परजीवी का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए ट्राइकोमोनास अंतः परजीवी है, प्लाज्मोडियम अंतः परजीवी, लिस्मानिया डोनोमोनाई जिससे काला जार, अर्थात हाइड्रो अमीबा हाइड्रोक्सिन ये जल में पाया जाता है, तो ये हमारा अंतः परजीवी नहीं है। तो हम ऑप्शन डी को सही करेंगे, ये अंतः परजीवी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, माइकोप्लाज्मा बिलोंग द विच किंगडम।
माइकोप्लाज्मा क्या होता है? तो ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। देखिएगा, जब हम विटिकर का क्लासिफिकेशन पाते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था इन्होंने, किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उसमें मोनेरा, फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया। मोनेरा में किसको रखा था? तो इन्होंने एक्चुअली में प्रोकैरियोट्स को रखा था। ऑप्शन ए है मोनेरा। प्रोटिस्टा में किसको रखा था? यूनिसेलुलर को रखा था, यानी खासकर प्रोटोजोआ। प्लांटी में प्लांट रखे थे, कब के पर एनिमेलियम, एनिमा। तो मोनेरा। तो 40 का हम सही क्या करेंगे? तो ए, मोनेरा। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अंबर। अंबर किसे कहा जाता है? तो हमारे जो टर्मिनेशन कोडान है, टर्मिनेशन कोडॉन है, वो 3 प्रकार के होते हैं। उल्लू, आया, आया, उल्लू आया गया, और उल्लू गया आया, ये 3 है। तो UAA को क्या कहते हैं? UA को कहते हैं गेरू। इसको क्या कहते हैं? अंबर। किसको कहते हैं? UAG को अंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? अंबर कहते हैं। UGA को क्या कहते हैं? ओपल कहते हैं। तो अंबर हमारा कौन सा होगा? UAG। UAG ये हमारा अंबर किसको कहते हैं? तो UAG को कहते हैं। तो 41 में हमारा क्या सही होगा? 41 में सी, अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Any process that result in the integration of new combination of gene together in single cell, यह प्रक्रिया जिसका नतीजा जीन्स के नए संयोगों का एकल कोशिका में समाकलन वह है। तो आप सब जानते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा तभी नए नए हमें रिकॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पीजीटी टीजीटी में बन चुका क्वेश्चन है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज कॉज्ड बाय, तो ये प्राय किससे होता है? कहता है बैक्टीरिया के द्वारा, निमेटोड्स के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंजाई। लिटिल लीफ ब्रिंजल होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा। किसके होता है? माइकोप्लाज्मा। और यहाँ माइकोप्लाज्मा नहीं दिया, नन ऑफ अबव। यहाँ माइकोप्लाज्मा नहीं दिया तो हम ऑप्शन करेंगे नन ऑफ एबव। अगर माइकोप्लाज्मा दिया होता तो हम सही करते माइकोप्लाज्मा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछते हैं, हर बार पूछते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अगर सबसे ज्यादा किसकी पाई जाती है तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की। और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। एमंग the following environmental pollutants which has the problem of biomagnification। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? कुछ पोल्यूटेंट्स ऐसे होते हैं जो जीवों में एकत्रित होते रहते हैं और वो एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं, वहां एकत्रित होते रहते हैं, वहां से जाते हैं तो ये है जो मरकरी है, फंजीसाइड्स के रूप में यूज करते हैं। ये क्या होती है? बायोमैग्निफिकेंस का कार्य करती है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। आज ही हमारे ऐप को विजिट करिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या मैसेज करिएगा। इसी के साथ हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।